प्रिय मित्रों नमस्कार। चलिए देर ना करते हुए आज आपकी पुलिस अभिरुचि का तीसरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण कानून एवं शांति व्यवस्था। मेरे हिसाब से इससे काफी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो शुरू करते हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था से अभिप्राय क्या है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखना, कानून का राज बना रहे और आम जनमानस में शांति व्यवस्था बने रहे, जिससे वो कानून के बाहर जाकर के कोई भी काम ना करें। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। देखो, कानून एवं शांति व्यवस्था से अभिप्राय जनता सरकार के द्वारा बताए गए नियम एवं कानून की सीमा में रहकर अपने सभी कार्य करें। जैसे मान लो यदि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना और जनता इतनी समझदार हो, कानून पालक हो कि वो रात को 10 बजे के बाद डीजे ना बजावे, तो वहां क्या है, वहां लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलती। ठीक है, भारत में पुलिस बल को ही शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी है। राज्य का विषय है पुलिस, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया पुलिस को राज्य में। राज्य अपने अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार पुलिस की व्यवस्था करेगा और उसका संचालन करेगा। ठीक है, पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी होते हैं वो प्रत्येक राज्य में पुलिस बल के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होता है जोन। जोन के प्रमुख कौन हो? एडीजी। रेंज के प्रमुख कौन होंगे? आईजी होंगे या डीआईजी होंगे। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक हो या पुलिस उप महानिरीक्षक। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर, कटक, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की बात हो रही, देखो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, बनारस यानी वाराणसी। इनमें हमारे यहाँ अभी तक चालू है कमिश्नरी, और बरेली और भी 2-3 जिले, प्रयागराज, इनमें अभी घोषणा हुई है शायद, हाँ प्रयागराज में और गाजियाबाद में भी अभी पिछली घोषणा के अनुसार कमिश्नरी चालू होगी। अब की बार बरेली और 2-3 जिले और हैं, उनका नंबर है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि केरल में प्रत्येक जिले में कमिश्नरी लागू है, वहां पुलिस अधीक्षक का जो पद है वो कमिश्नर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित एक संस्था है। इसी के आधार पर राज्य में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापित किया गया। ये क्या करते हैं, क्राइम के आंकड़े संकलित करते हैं कि किस तरीके का क्राइम ज्यादा हो रहा है और किस तरीके से क्राइम को रोकने में मदद मिल रही, उसी के हिसाब से रिसर्च चलती रहे, आगे की रणनीतियां तैयार की जाती है। ठीक है, एनसीआरबी नहीं, अपराध और अपराधी सूचना प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डीसीआरबी कहें जिसे, और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एससीआरबी कहें इसे, ये चालू किया। ठीक है, संगठित अपराध के खतरे से निपटने के लिए संगठित अपराध सूचना प्रणाली, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंटेलिजेंस सिस्टम को एनसीआरबी के दिशा निर्देश में ही स्थापित किया गया। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एसटीएफ इस पर अधिकतर काम करती है हमारे राज्य में। ठीक है, संगठित अपराध को रोकने में। एनसीआरबी की वेबसाइट क्या है? ncrb.nic.in। ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ये जो संस्थाएं हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में चल रही, और इनके ही प्रशिक्षण हेतु और विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं, ऐसी संस्थाएं ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत चलती हैं। भारतीय संविधान में सभी को शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा, अभी जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कानून परिवर्तन मतलब इन्फोर्समेंट यानी लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ठीक है,
जो अनेक केंद्रीय एजेंसियों को और कार्यक्रमों को पर्यवेक्षण करेगा, यानी सुपरविजन करेगा उनका और उन्हें संचालित करेगा। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस जो है वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, जैसे दिल्ली की, चंडीगढ़ की, पुदुचेरी की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इन सब की पुलिस क्या है वो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है और वो केंद्र सरकार को कहती रहे कि भाई पुलिस हमारे बस में है ही नहीं तो हम कंट्रोल ही क्या करें, हम ये वो इस तरीके की बातें चलती रहे, राजनीतिक बातें हैं, लेकिन उससे हम ये लिंक करके देख सकते हैं कि अपने दिमाग में सेट बैठा लेंगे कि केंद्र सरकार की वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस का संचालन करती है। अब देखो गृह मंत्रालय के अधीन सेंट्रल फोर्सेस, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआईआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, असम राइफल और एसएसबी, ये सब इनके अधीन अन्य फोर्स हैं। ठीक है, जिन्हें सेंट्रल पुलिस फोर्स कहा जाता है या सीएपीएफ भी कहा जाता है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सशस्त्र सीमा बल का पूर्व नाम क्या है एसएसबी का? वो विशिष्ट सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। अब देखो पहले क्वेश्चन पर हम अपने चलते हैं। पुलिस का क्या कार्य है? जनता की सभी समस्याओं का समाधान करना? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, और भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है। ठीक है। अपराधियों को पकड़कर दंड देना? नहीं, हम सिर्फ एक माध्यम है, पुलिस जो है वो सिर्फ एक माध्यम है। माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायाधीश का ये काम है कि वो दंड देने का काम करेंगे। ठीक है। अपराधों का पता लगाना, उनको रोकना और समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने का बुनियादी कार्य करना। ठीक है, ये काम हमारा है भाई। अपराधियों का पता भी हम ही लगावे। किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो पुलिस ही तो करती है। अब वीआईपी श्रेणियों की व्यक्तियों को सुरक्षा देना? नहीं, वो एसपीजी का, एनएसजी का काम है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय कहा गया है? तो वो किस में कहा गया? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है? पहले ही बताया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अवैध गतिविधियों को रोकने में केवल पुलिस को आगे आना चाहिए, केवल जनता को आगे आना चाहिए? तो केवल तो हो नहीं सकता, पुलिस के साथ साथ जनता को भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, मुखबिर हो और आसपास के लोगों में सहयोग करें, बयानबाजी दें कि भाई फला आदमी देखा था जी, वो अनजान था, या वो इस तरीके से धमका के गया, या वो उसकी एक्टिविटी कुछ सही नहीं थी, तभी तो पकड़ पावे, पुलिस का सहयोग कर पाए। अपराध की दर निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों में अधिक पाई जाती है? देखो ये किताबी क्वेश्चन है, और ऐसा जो है रिसर्च के बाद लिखा गया, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। निरक्षर व्यक्तियों में दिया गया तो निरक्षर व्यक्ति ही ध्यान कर लेंगे। जबकि देखो अपराधी का कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई वो पढ़े लिखे लोग भी अपराधी हो। ठीक है, अफजल गुरु शायद इंजीनियर था, है नहीं? तो ऐसा कुछ वो नहीं होता। प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस एजेंसी पर है? वो किस पे है? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं। एक चौराहे पर कुछ मोहल्ले के राजनीतिक समूहों के मध्य हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? अराजक तत्वों को रोकने हेतु यदि आवश्यक हो तो पुलिस बल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पुलिस बल का प्रयोग भी हम किसी प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी के कहने के बाद ही करेंगे, और वो भी तुरंत तो हम कर नहीं देने। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया? अभी सिर्फ रोकने की बात चल रही, तो ये तो गलत हो गया। हम तुरंत जाते पुलिस बल का प्रयोग तो कर नहीं सकते। धारा 144 लागू करनी चाहिए, वो भी
मजिस्ट्रेट साहब की अनुमति से होगी, तो ये भी गलत हो गया। अगला है राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता या बीच बचाव के प्रयोग हेतु शामिल करना चाहिए। हाँ, हमें मध्यस्थता का ऑप्शन हर जगह अपनाना, जहां भी हो सकता हो। अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब भी मोहल्ले में या किसी जगह पुलिस आवे तो वो क्या कर रहा है, स्थानीय पार्षद हो या प्रधान हो, उसे मध्यस्थता में ले ले कि भाई इनका देख लो, और सुलझ जा तो ठीक, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई तो होगी होगी। प्राथमिक कार्रवाई 1/7/16 151, तो इसलिए बीच बचाव का प्रयास प्राथमिकता रहे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं। इस समय उस क्षेत्र में दंगा भड़क उठता है, जिसके लिए आपको और पुलिस बल की आवश्यकता है। आपको क्या करना चाहिए? हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने हेतु वाटर पाइप का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत तो कर नहीं सकते, पहले ही बता दिया। सुलह और शांति की अपील करने हेतु समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। देखो, होगी ना वही बातचीत वाली बात, तो ये हमारा प्राथमिक कार्य रहेगा। पूर्व के दंगाइयों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। पहचान हुई नहीं तो अभी कैसे गिरफ्तारी निवारक कर देंगे। यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो गोली मारने का आदेश दे देना चाहिए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये भी गलत है। एक गोली तो सबसे लास्ट का चारा है, तो हम एकदम किसी को ऐसा वो नहीं कर सकते। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनी देने के पश्चात हिंसक भीड़ पर, देखो अब पर्याप्त चेतावनी दे दी कि भाई भाग जाओ, हम आप पर लाठी चार्ज कर देंगे, हम आप पर आंसू गैस के गोले दाग देंगे, आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे, तो हमने क्या करा, आंसू गैस का प्रयोग कर दिया। अब दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? कौन सी गलत होगी? चोटग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये कैसे गलत हो जाएगी? भाई वो तो हम पहुंचाने ही पहुंचाने। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, ये भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियोग्राफी तो करनी जरूरी है, तभी तो पहचान होगी। घटना नहीं तो बाद में कोई वो पुरानी लोक कथाओं के अनुसार वो हिसाब तो है नहीं कि हम आंखों में फोटो खींच लेंगे। घटना स्थल पर बचे लोगों को निरुद्ध करना, ये भी गलत नहीं होगी। भाई प्राथमिक कार्रवाई तो हम कर ही करेंगे। क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर तो बात छोटी होगी, उसका बड़ा बना देंगे। दूसरा, जो इधर उधर आसपास बहुत सारे चीजें, बस उसे कहना बेकार है, बहुत सारी चीजें जो है वो गलत वे में चली जाएंगी, नुकसान ज्यादा होगा उसका, ठीक है ना। पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी की तरफ भी जा सके मामला, तो इसलिए मीडिया की अनुमति तो हम दे ही नहीं सकते। आप अपराध विभाग के अधिकारी हैं, आपको खबर मिलती है कि कुछ युवा, पानी पिलवा दियो, कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्क में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे? उन युवाओं के बारे में जानकारी उनके माता पिता को देंगे तथा भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी देंगे? बिल्कुल गलत, क्योंकि नशीला काम करना का मतलब है, नशीले पदार्थ बेचने का, कि देश की जड़ों को खोखला करना, तो उन्हें तो हम छोड़ ही नहीं सकते। एक बात तो ये होगी। उन युवाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उन्हें घर से गिरफ्तार करेंगे। इसे गोल कर लो, हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन ना मिला तो फिर इसे देखेंगे। मामले को नजरअंदाज करेंगे, पूरी तरीके से गलत। नशीले पदार्थ, डी ऑप्शन है, नशीले पदार्थों की बिक्री के व्यवसाय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अपनी टीम के साथ उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ये बिल्कुल सही है। अधिक जानकारी प्राप्त करने से हमें क्या लाभ होगा? हो सकता है कि जो मैं भी किसी और से लाकर दे रहे हूं, तो अगर हमें वही आदमी मिल जाए जो गिरोह का सरगना है, या जो इस काम को शुरुआत कर रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, जो इसकी जड़ है, तो वो और बढ़िया, ठीक है, ये ऑप्शन बेहतर है। किसी भी दुर्घटना या गंभीर दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? घटना पर पहुंचकर सर्वप्रथम मौजूद साक्ष्य को सुरक्षित करना चाहिए। देखो, यहां दुर्घटना है या तो गंभीर दुर्घटना है, तो साक्ष्य को सुरक्षित करना चाहिए। चलो गोल कर दो, इससे बेहतर ढूंढेंगे। घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचकर घटना के विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करके अपने से बड़े अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे। कोई कार्रवाई करने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा मामला। डी ऑप्शन हो सकता है घायलों को हमारी तुरंत आवश्यकता
सर्वप्रथम घायलों को अतिशीघ्रता से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। ये सबसे बेहतर ऑप्शन और सबसे पहली कार्रवाई यही है भाई। सबसे पहले तो उसे जीवन दान देना है, उसे एम्बुलेंस में भिजवाओ, उसके बाद जो बाइक टूटी फूटी या जिससे भी एक्सीडेंट हुआ उस वाहन को कब्जे में लेकर साइड में लगवा दो, बस यही काम है, सब काम होते चले जाएंगे। पहले तो घायलों को भिजवाओ अस्पताल। आप सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात हैं, इस समय एक दुकान पर डकैती होते हुए देखते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर पुलिस बल की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है। अब अगर अन्य ऑप्शन देख लो क्या खामी रही होगी। चुपचाप देखते रहेंगे, इसके पश्चात पुलिस को सूचित करेंगे। ये तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप खुद भी तो पुलिस है, या पुलिस भी ना हो। ठीक है, जनता का भी कार्य यही है। अगर जनता के रूप में है तो हो सकता है यदि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें तो कर ले, यदि वो लोग हथियारबंद नहीं है। पहली बात तो डकैती होती है हथियार के साथ में है तो जो है इसलिए हम पुलिस बल की प्रतीक्षा करना ज्यादा उचित समझेंगे और उच्च अधिकारियों को देखा। हो सकता है हम अकेले हैं और डकैती में तो लिखे हुए कम से कम 5 आदमी है कानून के अनुसार। दुकान में घुसकर डाकुओं का सामना करेंगे। मैंने अभी बताया आप अकेले में 5 आदमी और वो भी हथियारबंद, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, आपकी जान चली जाएगी तुरंत। फिर जो पकड़ सकते थे यानी जो आप सहारा बन सकते थे पुलिस बल का, वो भी नहीं बन पाएंगे। वर्दी पहनने के लिए वापस आएंगे और पुनः कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। ऐसा करने में काफी देर हो जाएगी, हो सकता है तब तक डकैत दूर निकल जा। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप सूचित कर दे, पुलिस बल की प्रतीक्षा करें और हो सके यदि वो वहां से चल दिए तो धीरे धीरे उनका पीछा करने की कोशिश करें। बस एक त्योहार के दौरान भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ट्रैफिक ड्यूटी करते समय ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अपने हाथों से शुरू कर देंगे भाई। हम भी तो सिग्नल का इंतजार थोड़ा ही करेंगे, पुलिसकर्मी है, सारी ट्रेनिंग मिली हुई, तुरंत इधर उधर चला देंगे। ये ट्रैफिक इधर जाओ, ये इधर जाओ, ये गाड़ी चलो, ये रुक जाओ, बस। और क्या डाइवर्ट करने हैं तो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब रास्ता है, सिग्नल ही तो खराब हुआ, रास्ता थोड़ा ही। यातायात को रोक देंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के आने की प्रतीक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं, तब तक बहुत लंबा जाम लग गया। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हाथों के इशारे से नियंत्रित करेंगे, यही काम करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है, इसमें बीच बचाव करेंगे। मध्यस्थता देखो, ये रहा मध्यस्थता के प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करेंगे। आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारण से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए और अपनी पिछली भूमिका में बहाल करने की मांग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस का मतलब है जहां जाओ वहीं के हो जाओ। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव संपर्क का प्रयोग करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा करेंगे तो और अधिकारियों की नजर में आप बुरे बनेंगे। बुरे क्या, बुरे तो हैं ही। हो सकता है आपसे बेहतर लोग हों जिन्हें चार्ज दिया गया वो आपसे भी बेहतर हो। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि एक सेकंड रुक जाइए। तो क्या कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह है कि यदि दो बालिग व्यक्ति हैं, एक पुरुष एक महिला, तो वो सहमति से शादी कर रहे तो उसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, दोषारोपण तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, यानी एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए हमें। तो वही काम देखो, निपटान के लिए शिकायत ग्राम सभा को नहीं, ये काम कानून का। ग्राम सभा क्या उनका क्या कर दे, मार दे,
ऑनर की लिंक कर दे। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। अब ये काम कर सकते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी आराम से जा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की करती है, तो कानून के अनुसार आप क्या करेंगे? नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज करना चाहिए। नजरअंदाज कैसे कर देंगे भाई? पुलिस का फिर काम क्या रह जाएगा अगर नजरअंदाज करेंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक दोषारोपण दायर करने चाहिए। ये काम है हमारा। ठीक है। देखो अगला ऑप्शन था कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। जब तक दोषारोपण दायर नहीं करने के, एफआईआर दर्ज नहीं करने के, तब तक कैसे गिरफ्तारी दे दोगे? माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देना चाहिए। पहले दोषारोपण। ठीक है। आप कानूनी कार्रवाई के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, आप सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े, एक स्त्री और एक पुरुष को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। अचानक पुरुष महिला को घूसा मारने लगता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि लड़ाई रुक जाए, और नहीं तो 112 को फोन कर देंगे, यानी पुलिस को शिकायत कर देंगे। ठीक। सोशल मीडिया पर पोस्ट बिल्कुल नहीं करने के, ये एक गलत बात है। किसी की भी निजता का हनन है। जब देश के किसी शहर की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उससे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यानी कोई देश है, उसमें कोई शहर है, तो पता चला कि गंभीर कानून व्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, तो उस शहर में किस कारण से समस्या उत्पन्न हो रही। शहर के नियोजित विकास सतह से समस्या उपस्थित नहीं हो सकती। प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, ये हो सकता है क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, हो सकता है बाहर से क्रिमिनल लोग आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं, इसीलिए फर्द काटी जाती है। ठीक है। तो भाई यहाँ से क्राइम करके फिर वापस चले जाए, चोरी डकैती करके फिर चले जाए वापस, तो इसलिए अनियंत्रित प्रवेश। आमदनी में असमानता का अभाव, ये भी नहीं। रोजगारों से वृद्धि, ये भी नहीं। विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। ठीक है। कौन सी स्थिति ऐसी है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी या नहीं बदली जा सकती? ठीक है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने में से किसानों का विरोध प्रदर्शन। देखो यदि सब्सिडी निरस्त कर देंगे तो विरोध प्रदर्शन तो होना ही होना, और आप सरकार चाहेगी तो सभी दबा दिया जाएगा, तो ये तो बदली जा सके, तो ये नहीं हो सकता। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस निकालना। आप एक जुलूस को एक जगह रोक सके या अत्याचार होने ही ना दे, ऐसा कानून बना दे पहले, तो ये भी रुक सके। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को सड़क के दोनों ओर एकत्रित होने से भी रोक सको, तो ये भी नहीं हो सकता। बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चे। देखो ये ना तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे कोई अपराधी तो है नहीं, बच्चे तो मन के सच्चे हैं, और एक अच्छा सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। उस पर तो चाचा नेहरू की शिक्षाएं प्रदान करी जाएंगी। फूलों वालों की सैर नियमित रूप से किस शहर में आयोजित की जाती है? दिल्ली में। फूल वालों की सैर। लोक अदालत का मूल अर्थ क्या है? जनता की अदालत, यानी जहां पारिवारिक फैसले, चालान, इस तरीके के मामले निपटते हैं लोक अदालत में। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में प्रयुक्त तकनीक। देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि समझौता या मध्यस्थता सबसे पहली तकनीक है, तो समझौता भी, मध्यस्थता भी और विभाजन मतलब वार्तालाप, तो ये तीनों तो हैं। प्रयुक्त तकनीक नहीं है, तो क्या नहीं है? अवपीड़न नहीं है, यानी किसी का उत्पीड़न, अवपीड़न। कौन सी एजेंसी भारत में अपराध आंकड़ों को एकत्रित करने में लगी हुई है? एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाने का क्या अर्थ है? यानी अपराध को स्वीकार करना, कन्फेस करना। कौन सी सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता विभाजित किया जाता है? संघवाद में सत्ता विभाजन का वो है। ठीक है। लोकतंत्र क्या है?
जहां जनता अपनी सरकार को चुना, ये लोकतंत्र है। राजतंत्र तानाशाही है। सर्वजनीय वयस्क मताधिकार, भाई वयस्क होते ही मत का अधिकार। तो संघवाद में संघ की शक्तियों का विभाजन पढ़ा ना, तो वो यही है। चलिए यहीं तक थी आज की आपकी क्लास, और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।